गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण शर्मा फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो जैसा कि हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर राग वर्गीकरण कर रहे थे, तो इस राग वर्गीकरण के अंदर हमने रागों का अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण के बारे में बताया था कि सबसे पहले जाति राग वर्गीकरण के आधार पर रागों का वर्गीकरण किया गया था, जाति के आधार पर। और उसके बाद ग्राम राग वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था, फिर मेल राग वर्गीकरण। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं संगीत रत्नाकर, एक ग्रंथ जो कि पंडित शारंग देव जी ने लिखा था। संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण, संगीत रत्नाकर एक ग्रंथ का नाम है जो पंडित शारंग देव जी ने लिखा था। तो पंडित शारंग देव ने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण, रागों का आपने उसमें अध्याय भी पढ़े हैं। संगीत रत्नाकर में दूसरा अध्याय है राग विवेक का अध्याय। तो दूसरे अध्याय जिसे हम रागाध्याय भी कह देते हैं, उसके अंदर पंडित शारंग देव जी ने 10 विधि राग वर्गीकरण के बारे में हमें बताया है। उन्होंने यह वर्गीकरण मार्गी और देसी संगीत, जो संगीत के प्रकार आपको बताए गए थे, एक मार्गी और दूसरा देसी, मार्गी और देसी संगीत को आधार मानकर किया वर्गीकरण। जो 10 विधि राग वर्गीकरण है, इसमें दूसरे अध्याय में उन्होंने मार्गी और देसी संगीत को आधार मान लिया और रागों का वर्गीकरण किया और समस्त रागों को 10 भागों में बांट दिया। उन्होंने जैसे 10 भाग बना दिए, तो ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा एवं अंतर्भाषा, ये तो रख दिए मार्गी संगीत के अंदर। और रागांग, भाषांग, क्रियांग एवं उपांग, इसको रख दिया देसी संगीत के अंतर्गत। तो 10 भागों में डिवाइड कर दिया, मार्गी और देसी, कुछ मार्गी में बांट दिए और कुछ देसी में बांट दिए। शारंग देव जी ने 264 रागों का वर्गीकरण किया। उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है राग रागनी वर्गीकरण। तो राग रागनी वर्गीकरण के आधार पर भी इसके बारे में बताया गया है कि प्राचीन संगीतकारों ने जो राग थे, रागों का सीधा संबंध हमारे देवी देवताओं से जोड़ा। और मध्यकालीन युग में, मध्यकालीन युग जो इसके महान संगीतकार थे, मध्यकालीन युग के, ऐसे इसके अंदर पढ़ा होगा प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ऐसे होता है। तो मध्यकालीन युग के जो महान संगीतकार थे पंडित दामोदर, तो पंडित दामोदर ने जो पुरुष राग थे, मतलब जिनके नाम, जिन रागों के नाम पुरुषों के नाम से मिलते थे, उन रागों को देवताओं से और स्त्री रागों का संबंध देवियों से जोड़ दिया। और पुरुष व स्त्री रागों से उत्पन्न, पुरुष राग थे और स्त्री राग, इनसे उत्पन्न पुत्र एवं उनकी पुत्र वधुएं मानकर राग रागनी वर्गीकरण पद्धति की स्थापना कर दी। तो इसके बारे में एक तो राग रागनी नाम से ही पता चल रहा है कि देवी देवताओं से इसका संबंध जोड़ दिया, मतलब पुरुष और स्त्री। मध्यकालीन युग के महान संगीतकार पंडित दामोदर ने पुरुष रागों को देवताओं से जोड़ दिया और स्त्री रागों का संबंध देवियों से जोड़ दिया, और पुरुष और स्त्री रागों से उत्पन्न पुत्र और उनकी पुत्र वधुएं मानकर राग रागनी वर्गीकरण पद्धति की स्थापना कर दी। उन्होंने राग रागनी वर्गीकरण पद्धति की स्थापना हो गई, तो पंडित दामोदर ने क्या किया, उन्होंने 6 राग और 36 रागनियां कही। अर्थात 6 राग मतलब 6 पुरुष राग हो गए, 36 रागनियां मतलब प्रत्येक राग के 6 पत्नियां। अगर एक राग की 6 पत्नियां हैं तो 6 रागों की 36 हो जाएंगी, मतलब 6 पुरुष राग और 36 क्या हो गई, पत्नियां। 6 राग और 36 रागनियां, राग रागनी वर्गीकरण नाम से ही पता चल रहा है। और इस प्रकार उन्होंने रागनियों की संख्या 36 कही, क्योंकि 6 पुरुष राग माने थे और प्रत्येक राग की 6 पत्नियां। परंतु कुछ अन्य संगीतकार वो पुरुष रागों की संख्या से तो सहमत थे,
मतलब इनकी संख्या से तो सहमत थे, पुरुष रागों की संख्या 6 है, परंतु पुरुष रागों के नाम से सहमत नहीं थे। तो इस प्रकार जो संगीतकार थे, मतलब अलग अलग जो संगीतकार थे, उन्होंने क्या हुआ, पुरुष रागों के नाम को लेकर मतभेद होने लगा कि कुछ कह रहे थे कि संख्या तो ठीक है, संख्या के अंदर सबकी सहमति थी, लेकिन उनके नामों को लेकर सभी के अंदर विभिन्न विभिन्न मत थे, तो उनमें आपस में मतभेद होने लगा। और ये लास्ट में है थाट राग वर्गीकरण। पहले हमने राग रागनी वर्गीकरण किया, तो और ये लास्ट में पॉइंट है हमारा थाट राग वर्गीकरण, मतलब थाटों के आधार पर रागों का वर्गीकरण भी किया गया। थाट होते हैं जो रागों को जन्म देते हैं। थाट शब्द का प्रयोग पंडित लोचन ने अपनी पुस्तक राग तरंगिणी में सर्वप्रथम किया। मतलब सबसे पहले पंडित लोचन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी राग तरंगिणी, उसके अंदर थाट शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया। उन्होंने थाटों की संख्या को 12 कहा। जैसे अब आजकल के समय में पंडित विष्णु नारायण भट्टखंडे ने 10 थाटों के बारे में बताया है, तो पंडित लोचन ने अपनी पुस्तक में सबसे पहले थाटों की संख्या को 12 कहा और 75 रागों को, 75 रागों को 12 थाटों में वर्गीकृत कर दिया। वर्गीकृत मतलब बांट दिया। और उसके बाद हुए पंडित रामामात्य। रामामात्य जी ने थाटों की संख्या 20 मानी। मतलब अलग अलग संगीतकारों ने अपने अलग अलग मत भेद दिए, अपने अलग अलग मत दिए, तो थाटों की संख्या 20 मानी। और उसके बाद पंडित व्यकतमुखी ने थाटों की संख्या 72 मानी, 72। मतलब अलग अलग, किसी ने 12 कही और जितने समस्त राग थे उनको 12 थाटों में विभाजित कर दिया। उसके बाद रामामात्य जी ने थाटों की संख्या कहते जी 20 है, तो उन्होंने जितने भी राग थे इन 20 थाटों में विभाजित कर दिए। पंडित व्यकतमुखी ने थाटों की संख्या को 72 माना, उन्होंने जितने भी राग थे इन 72 थाटों में विभाजित कर दिए। और आधुनिक संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जिनके अकॉर्डिंग हमारी संगीत प्रणाली आज के समय में चल रही है, तो पंडित जो विष्णु नारायण भातखंडे थे, उन्होंने थाटों की संख्या 10 कही कि थाट 10 हैं। और थाट राग पद्धति को जनक जन्य पद्धति भी कहा जाता है। जनक जन्य का मतलब है क्योंकि जो जितने भी राग हैं वो थाट से ही निकल कर आते हैं, इसलिए थाट राग पद्धति को जनक जन्य पद्धति, जनक मतलब पिता, तो पिता भी बोल दिया जाता है, तो थाट राग पद्धति को जनक जन्य पद्धति भी कहा। क्यों? क्योंकि 10 थाटों से 10 संपूर्ण राग भी उत्पन्न होते हैं। मतलब कोई राग तो ऐसा है कि जो उस थाट से बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे कि हमने भैरव राग किया तो थाट का नाम भैरव है, क्योंकि भैरव थाट के जो स्वर हैं वो भैरव राग से मिलते जुलते हैं, तो वही के जो थाट के स्वर हैं वही राग में लग जाते हैं। तो इसलिए कह दिया कि 10 थाट हैं, तो उन 10 थाटों से 10 संपूर्ण राग भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो रागों का वर्गीकरण था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।